अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं इमरान वसीम। नाज़रीन, इमरान ख़ान का जो गैर मुल्की साजिश का बयानिया है, इस बयानिए से मुतल्लिक़ नाज़रीन 88 रोज़ के बाद एक बड़ी डेवलपमेंट हुई है और पेशरफ़ नाज़रीन ये हुई है कि इस बयानिए की जो हकीकत है वो खुल के सामने आ गई है। अब ये हकीकत क्या है, गैर मुल्की साजिश से मुतल्लिक़ सच क्या है, वो आप नाज़रीन के साथ हम शेयर करेंगे। और फिर दूसरी ख़बर में कि किस किस की गिरफ़्तारी होगी, कौन कौन जेल जाएगा, इस ख़बर पर भी आप नाज़रीन के साथ जो डिटेल हैं वो शेयर करेंगे। लेकिन नाज़रीन, इन दोनों ख़बरों की डिटेल में जाने से पहले जो अदालती महाज से दो अहम ख़बरें हैं, उनकी डिटेल आप नाज़रीन के साथ हम शेयर करेंगे। लेकिन सबसे पहले उन दोस्तों से दरख्वास्त करेंगे जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन का बटन भी ज़रूर प्रेस करें। नाज़रीन, अदालती महाज से एक ख़बर तो ये है कि जो सुप्रीम कोर्ट ने 17 मई को सदर मुमलिकत आरिफ अलवी की जानिब से भेजे गए रेफरेंस पर राय दी कि मुनर्रफ रुकन का जो वोट होगा वो गिनती में शुमार नहीं होगा। आज नाज़रीन, इस फैसले के ख़िलाफ़, सुप्रीम कोर्ट की इस राय के ख़िलाफ़ जो सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन है, उनकी जानिब से नज़रसानी की दरख्वास्त जो है वो सुप्रीम कोर्ट में दायर की गई है। इस दरख्वास्त में नाज़रीन कहा यह गया है कि ये जो वोट शुमार नहीं होगा, अदालत की ये जो राय है, ये पाकिस्तान का जो आइन है, ख़ास तौर पे जो आर्टिकल 63A है, इसकी रूह के मुनाफी है। और दरख्वास्त में कहा गया है कि दरअसल ये राय दे के सुप्रीम कोर्ट ने पाकिस्तान के आइन में आर्टिकल 63A में मदाखलत की है। नज़रसानी की दरख्वास्त में कहा गया है कि आर्टिकल 63A के मुताबिक जो मुनर्रफ रुकन का वोट होगा वो शुमार होगा और वोट शुमार होने के बाद जो मुनर्रफ रुकन होगा वो अपनी सीट से डी सीट हो जाएगा। और इस नज़रसानी की दरख्वास्त में अदालत से इस्तदा की गई है कि 17 मई की जो अदालत की राय है, अदालत का जो फ़ैसला है, उसको वापस लिया जाए और जब कभी भी आइंदा मुस्तकबिल में कोई मुनर्रफ रुकन जो है वो अपनी पार्टी डायरेक्शन से वायलेट करता है तो उसका वोट जो आइन में लिख दिया गया है वो वोट शुमार होगा और उसके तनाज़र में जो मुनर्रफ रुकन होगा वो अपनी सीट से डी सीट हो जाएगा। इसी असूल को दोबारा से जो है वो बहाल कर दिया जाए। अब नाज़रीन, ये नज़रसानी की दरख्वास्त दायर कर दी गई है। इसमें एक कानूनी जो रुकावट नज़र आ रही है कि 17 मई का ये सुप्रीम कोर्ट का फ़ैसला है और सुप्रीम कोर्ट के रूल्स के मुताबिक अदालत उज़्मा के फ़ैसले के ख़िलाफ़ अगर नज़रसानी की दरख्वास्त दायर करनी है तो उसके लिए 30 रोज़ की मियाद होती है। तो आज ये दरख्वास्त सुप्रीम कोर्ट में दायर की गई है, आज 23 जून है, तो बज़ाहिर तो ऐसा लगता है कि ये ज़ायदुल मियाद नज़रसानी की दरख्वास्त सुप्रीम कोर्ट में दायर की गई है। अभी तक तो ये पता नहीं चल पाया कि आया कि ये नज़रसानी की दरख्वास्त जो आज दायर की गई है, इसमें जो डिले है, जो ताख़ीर है, आया कि इस डिले से मुतल्लिक़ कोई सुप्रीम कोर्ट के रजिस्ट्रार ऑफिस से कोई इजाज़त ली गई थी, नहीं ली गई थी। लेकिन बहरहाल देखते हैं कि नज़रसानी की दरख्वास्त अब ये दायर कर दी गई है। इस दरख्वास्त को इंटरटेन किया जाता है, नहीं इंटरटेन किया जाता, जो भी सूरत हाल बनेगी वो जब भी कोई पेशरफ्त हुई इस नज़रसानी की दरख्वास्त के हवाले से वो आप नाज़रीन के साथ शेयर करेंगे। दूसरी नाज़रीन, अदालती महाज से ख़बर यह है, जैसा कि आप नाज़रीन जानते हैं कि PTI के जो MNAs हैं वो अपनी नशिस्तों से रिज़ाइन दे चुके हैं, मुस्तफ़ी हो चुके हैं। आज नाज़रीन PTI के 2 MNA, जिसमें एक हाफिज़ाबाद के MNA हैं शौकत भट्टी और दूसरे झंग के MNA हैं अमीर सुल्तान, इन्होंने नाज़रीन इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रुजू किया है और इनकी जानिब से कहा यह गया है कि हमारी जो सरकारी रहाइशगाहें हैं वो CDA की जानिब से खाली करवाई जा रही हैं। दरख्वास्त में कहा गया है कि जो हमें जो पार्लियामेंट लॉजेस के अपार्टमेंट्स हैं उन्हें खाली करने के जो CDA की जानिब से नोटिस जारी किए गए हैं, उन नोटिस को कलअदम करार दिया जाए। और इसमें प्ली ये ली गई है कि हम अरकान कौमी असम्बली हैं, हमें अपने जो असम्बली के फंक्शंस हैं उन्हें अदा करने के लिए असम्बली में जाना होता है। तो अगर हमसे ये रिहाइशगाहें खाली करवा ली जाएंगी तो हमारे जो असम्बली के फंक्शंस हैं जो हम बतौर MNA अदा करते हैं, वो इस फंक्शन जो हमारे जो है वो मुतासर हो जाएंगे बतौर MNA। अब एक तरफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के MNA रिज़ाइन दे चुके हैं, तो जब रिज़ाइन दे चुके हैं, असम्बली में नहीं जा रहे, कायम कमेटी के इजलासों में भी नहीं जा रहे, तो फिर इनके कौन से असम्बली के वो फंक्शंस हैं जो अगर इनकी रिहाइशगाहें जो है वो खाली करवा ली जाती हैं तो वो मुतासर हो सकती हैं। तो इसका सीधा सीधा मतलब ये है कि ये जो लोग आज अदालत के सामने गए हैं, ये अपने रिज़ाइन जो है वो नहीं देना चाहते थे, आज भी अपने आप को MNA समझते हैं, लेकिन चूँकि पार्टी की जानिब से डायरेक्शन है कि आपने असम्बली में नहीं जाना, तो उस डायरेक्शन को फॉलो कर रहे हैं।
लेकिन जो रहाइश गाहें हैं सरकारी, जो उन्हें MNA बनने पर अलॉट की गई थी, इन रहाइश गाहों को ये खाली नहीं करना चाहते। तो ये हमारी दूसरी खबर होगी। अब आ जाते हैं आज की हमारी जो 2 खबरें हैं उनकी डिटेल जो है वो आप नाज़रीन के साथ शेयर करते हैं। सबसे पहले जो 88 रोज़ के बाद जो इमरान खान साहब का बयानिया है गैर मुल्की साजिश से मुतल्लिक, इसकी हकीकत का कैसे पता चला है, गैर मुल्की साजिश के से मुतल्लिक सच क्या है, वो आप नाज़रीन के साथ शेयर करेंगे। कल नाज़रीन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने एक निजी होटल में रजीम चेंज के नाम से एक सेमिनार मुनक्कद कराया और फिर उस सेमिनार के अख्ताम के बाद कल एयरवाई न्यूज़ के चैनल पर तहरीक इंसाफ के जो सीनियर रहनुमा हैं, साबिक वफाकी वज़ीर इत्तलात व नशरियात फवाद चौधरी, वो काशिफ अब्बासी के प्रोग्राम ऑफ द रिकॉर्ड में मौजूद थे। उस प्रोग्राम में नाज़रीन बहुत सारी बातें हुई, हम तमाम बातों को डिस्कस नहीं करेंगे, लेकिन जो सवाल किए जा रहे थे अपना काशिफ अब्बासी की तरफ से फवाद चौधरी से, तो काशिफ अब्बासी ने कहा कि आप खुल के बात नहीं कर रहे। तो एक्सेप्ट किया फवाद चौधरी ने कि खुल के बात कैसे करूं। उन्होंने कहा कि शेख रशीद साहब अक्सर ये कहते हैं कि उनकी जो बातें होती हैं वो अक्लमंदों के लिए होते हैं, और शेख रशीद साहब ये कहते हैं कि मेरी बातों को सिर्फ अक्लमंद लोग समझ सकते हैं, बेवकूफ़ लोग जो है वो मेरी बातों को नहीं समझ सकते। तो कल के प्रोग्राम में जो ब्रैकेट्स के अंदर फवाद चौधरी साहब ने सवालों के जवाब दिए, उन ब्रैकेट्स में सवालों का जवाब देने से नाज़रीन बहुत सारे जो है वो सवालात जन्म लेते हैं, और जो सवालों का जवाब दिया गया उससे भी इबाहम पैदा होता है। तो हम कोशिश करेंगे जो ब्रैकेट्स के अंदर रख के सवालों का जवाब जो है वो दिया गया है फवाद चौधरी की जानिब से, उस पर आसान अल्फाज में कि वो कह क्या रहे थे, गैर मुल्की साजिश का मामला क्या है, ये सारी चीज़ें आप नाज़रीन के साथ डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले तो उन्होंने कहा कि जब 7 अप्रैल को डिप्टी स्पीकर कासिम सूरी की रूलिंग से मुतल्लिक सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाना था 7:30 बजे, तो हम जब कमरा अदालत में पहुँचे तो अदालत में चीफ इलेक्शन कमिश्नर और इलेक्शन कमीशन का जो अमला है वो पहले से मौजूद था। फवाद चौधरी ने कहा कि कमरा बंद था अदालत का, लेकिन जब वो अदालत का कमरा खोला गया तो जब हम अंदर दाखिल हुए तो हमें हैरानी हुई कि कमरा तो बंद था, तो चीफ इलेक्शन कमीशनर और अदालती अमला अंदर कैसे जो है मौजूद था। इससे नाज़रीन सवाल जन्म लेते हैं। उन्होंने एक सवाल पैदा करने की कोशिश की और फिर उन्होंने इल्ज़ाम भी लगाया कि रजीम चेंज में इलेक्शन कमीशन जो है, चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो है वो भी मुलव्वस है। अब ज़ाहिर सी बात है कि उन्होंने डाउट्स क्रिएट कर दिए, उन्होंने बम पैदा कर दिया। हम चूँकि सुप्रीम कोर्ट की रिपोर्ट करते हैं, और उस रोज़ भी जब सुप्रीम कोर्ट ने कोई 3:30 बजे डिप्टी स्पीकर कासिम सूरी की रूलिंग से मुतल्लिक मुकदमे का फ़ैसला महफूज किया और कहा गया कि 7:30 बजे फ़ैसला सुनाया जाएगा, तो उसके बाद हम भी फ़ैसले का इंतज़ार कर रहे थे। और 6 बजे हमारे रिपोर्टर्स की तरफ से खबर दी गई कि सुप्रीम कोर्ट की जानिब से चीफ इलेक्शन कमिश्नर को सुप्रीम कोर्ट जो है वो बुला लिया गया है, इलेक्शन कमीशन के सेक्रेटरी को बुला लिया गया है। तो 6 बजे ये खबर चल चुकी थी कि इलेक्शन कमीशन के हुकाम को सुप्रीम कोर्ट बुला लिया गया है। तो जब 6 बजे के बाद इलेक्शन कमीशन के जो ऑफिशियल हुकाम थे, जो सरकारी अफसरान थे, चीफ इलेक्शन कमिश्नर थे, तो वो सुप्रीम कोर्ट पहुँचे, तो उन्हें बिठाना कहाँ पे था? उन्हें अदालत में ही बिठाना था। तो जो सुप्रीम कोर्ट के कमरा अदालत नंबर 1 का स्टाफ था, जो सिक्योरिटी के लोग वहाँ पर मौजूद थे, उनकी जानिब से इलेक्शन कमीशन के हुकाम को जो है वो दरवाज़ा खोल के अंदर बिठा दिया गया था ताकि बाकी जो लोग हैं वो बाहर रह जाएं, लेकिन ये जो लोग हैं, ऑफिशियल लोग हैं, अफसरान हैं, इन्हें बाहर कैसे बिठाया जाए, तो उन्हें अंदर बिठा दिया गया। तो ये वो सूरत हाल थी जिस पर कल फवाद चौधरी साहब जो है वो कुछ इबहाम या सवालात जो है वो उठा रहे थे। दूसरा, उनसे पूछा गया काशिफ अब्बासी की तरफ से एक सवाल, लेकिन उस सवाल से पहले आपको ये भी बता दें कि कल के प्रोग्राम में एतराफ़ किया फवाद चौधरी ने कि हमारे खिलाफ जो अदम एतमाद की तहरीक कामयाब हुई उसमें हमारी भी गलती थी। अब वो गलती क्या है, और वही बात मैं दोबारा से कह दूंगा कि बहुत सारे लोगों को पता है कि गलती तहरीक इंसाफ से कहाँ हुई थी। गुज़िश्ता साल का कौन सा महीना था, कौन सी अपॉइंटमेंट का मामला था जहाँ पर तहरीक इंसाफ से गलती हुई। और फिर फवाद चौधरी ने कुछ अर्सा पहले एक इंटरव्यू मंसूर अली ख़ान को भी एक्सप्रेस न्यूज़ पर दिया था, जिसमें उन्होंने एतराफ़ किया था कि अगर हमारे इस्टेब्लिशमेंट के साथ ताल्लुकात बेहतर होते तो हम हुकूमत में होते, और अगर हमारे इस्टेब्लिशमेंट के साथ ताल्लुकात चूँकि ख़राब हुए हैं तो इसलिए हम हुकूमत में नहीं हैं। तो ये एतराफ़ वो पहले भी कर चुके हैं। कल उनसे पूछा गया काशिफ अब्बासी की तरफ से कि आप क्या समझते हैं कि पाकिस्तान में रजीम जो है वो कौन चेंज करवाता है। तो फवाद चौधरी साहब ने कहा कि पाकिस्तान में जो रजीम चेंज होता है, हुकूमत तब्दील होती है, वो फ़ौज और अदलिया मिल के करवाते हैं। यानी अब फवाद चौधरी साहब स्टेटमेंट दे रहे हैं, नेशनल न्यूज़ के ऊपर बैठ के बयान कर रहे हैं कि फ़ौज और अदलिया जो है वो रजीम चेंज करवाते हैं। इसमें गैर मुल्की साजिश कहाँ से आ गई, जो गैर मुल्की साजिश का बयानिया बनाया गया। फिर काशिफ अब्बासी ने उनसे पूछा कि क्या फ़ौज
अलग से भी जो है वो रजीम चेंज करवाती है। तो उस पर उन्होंने कहा, अपना फवाद चौधरी ने जवाब ये दिया कि हो सकता है कि एक आध बार फ़ौज ने खुद से अकेले जो है वो रजीम चेंज करवाई हो, लेकिन हमेशा से पाकिस्तान में ये होता आया है कि फ़ौज और अदलिया मिल के जो है पाकिस्तान में जो है वो रजीम चेंज करवाते हैं, और ये पाकिस्तान की तारीख़ है। और फिर काशिफ अब्बासी ने उनसे ये पूछा कि आप क्या समझते हैं कि, या आप ये कह रहे हैं कि जो लोग आपके साथ थे अब वो उनके साथ चले गए हैं? तो फवाद चौधरी ने कहा कि बिल्कुल मैं यही कह रहा हूँ कि जो हमारे साथ थे वो दूसरों के साथ चले गए हैं। यानी इसका मतलब ये है कि फवाद चौधरी साहब एक्सेप्ट कर रहे हैं कि जो लोग हमारे साथ थे, जिनकी बैसाखियों पर उनकी हुकूमत खड़ी थी, वो उन्हें छोड़ गए, और उनके छोड़ जाने के बाद जो है वो हमारी हुकूमत ख़त्म हो गई। और लेकिन दूसरी जो बात करते हैं कि वो दूसरों के साथ जाके मिल गए, अपोजिशन के साथ मिल गए, तो इस पर भी मैं आप नाज़रीन के साथ एक चीज़ जो है वो क्लियर कर लेता हूँ। नाज़रीन, दो पहलवान लड़ते हैं, एक पहलवान को एक ताकत की सपोर्ट होती है, तो जिस पहलवान को ताकत की सपोर्ट है तो ज़ाहिर सी बात है कि वो दूसरे पहलवान को बिछाड़ देगा। लेकिन अगर ये सूरत हाल बन जाती है कि जिस पहलवान को जिस ताकत की सपोर्ट हासिल है वो अगर उसकी सपोर्ट ख़त्म कर देता है और दोनों पहलवानों को कह देता है कि आप दोनों ने कुश्ती लड़नी है, दोनों ने आपस में मुकाबला करना है, जो जीता वो सिकंदर होगा, तो यही सूरत हाल पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के साथ हुई। बैसाखियाँ ख़त्म हुई, इनके सर पे जो हाथ था वो हाथ उठा लिया गया। तो ज़ाहिर सी बात है कि एक तरफ तहरीक-ए-इंसाफ अकेले थी, दूसरी तरफ 13 सियासी जमातें थीं, तो वो ताकत में ज़्यादा थे, वो स्ट्रेंथ में ज़्यादा थे, तो अदम एतमाद की तहरीक जो है वो खान साहब के ख़िलाफ़ कामयाब हो गई। अब जब ये सारी सूरत हाल है जिसका एतराफ़ फवाद चौधरी साहब ने कल ये किया है, और मैं इसलिए बातें खुल के बयान कर रहा हूँ क्योंकि फवाद चौधरी साहब ने खुद कहा कि खुल के बात नहीं हो सकती, वो ब्रैकेट्स में बात कर रहे थे। तो जब ये बातें उन्होंने एतराफ़ कर लिया तो फिर जो गैर मुल्की साजिश का बयानिया बनाया गया जिसकी वो तहकीकात की बात करवाते हैं, तो जब रजीम चेंज की वजह यह है कि वो जो आपके बैसाखियों वाले थे, जो आपके सर पे हाथ रखने वाले थे, जो आपको सपोर्ट करने वाले थे, जो आपको चलाने वाले थे, वो आपके पोस्ट पे नहीं रहे, तो फिर गैर मुल्की साजिश कहाँ से आ गई? तो फिर गैर मुल्की अगर साजिश नहीं है तो फिर आपने तहकीकात किस बात की करवानी है? तो तहकीकात अगर आपने करवानी थी तो अपने दौरे हुकूमत में क्यों नहीं करवाई? ये सारी बातें कल जो है फवाद चौधरी साहब एतराफ़ करके गए। फिर उन्होंने एक और बात भी की, लास्ट बात आपके साथ करूँगा, आप दोस्तों ने जाना नहीं है। उन्होंने कहा कि 22 और 23 मई को हमारे नून लीग के साथ तमाम मामला तय हो गए थे, तमाम चीज़ें तय हो गई थी कि हम असम्बलियों में जाएंगे, नून लीग जो है असम्बली तोड़ देगी। लेकिन फिर नून लीग ने ये देखा कि हम कमज़ोर हो गए हैं, तो नून लीग फिर जो है अपने मौक़िफ़ से बदल गई। एक तो उन्होंने एतराफ़ किया कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ कमज़ोर हो गई, जिसको देखते हुए नून लीग ने अपना फ़ैसला जो है बदल लिया। ये वो एतराफ़ कर रहे हैं, ये वो दावा कर रहे हैं, जबकि ऐसी कोई सूरत हाल थी नहीं। लेकिन इसमें अगर इस सूरत हाल को एक्सेप्ट भी कर लिया जाए तो फिर जो गैर मुल्की साजिश की बार बार बात की जाती है, तो ये जो इम्पोर्टेड हुकूमत आई है, तो क्या ये जो इन्हें लाने वाले हैं, जो अमरीकी साजिश बनाने वाले हैं, जो अमरीकी साजिश वाले हैं, जिन्होंने अमरीकी साजिश बनाई है, अमरीका ने साजिश बनाई है, तो क्या उनकी मर्ज़ी के बग़ैर नून लीग ये मुज़ाकरात, ये जो चीज़ें फवाद चौधरी साहब कह रहे हैं कि हमारी तय हो गई थी, तो क्या नून लीग ये बातें तय कर सकती थी? तो नाज़रीन, सवाल ये है कि खान साहब के ख़िलाफ़ अदम एतमाद की तहरीक आइनी तौर पर कामयाब हुई, सुप्रीम कोर्ट ने उसका जायज़ा लिया, सुप्रीम कोर्ट ने भी अदम एतमाद की तहरीक को दुरुस्त करार दिया, जिस पर आज भी सुप्रीम कोर्ट पर जो है वो इमरान खान साहब जो एतमाद का इज़हार करते हैं कि अगर तहकीकात करवानी है गैर मुल्की मरासले की, गैर मुल्की ख़त की, हमने सुप्रीम कोर्ट से करवानी है, हमें चीफ़ जस्टिस पे एतबार है, चीफ़ जस्टिस पे हमें एतमाद है। तो उसी सुप्रीम कोर्ट ने इस गैर मुल्की साजिश का बज़ाहिर जायज़ा लिया, डिप्टी स्पीकर की कासिम सूरी की रूलिंग का जायज़ा लिया, तो बिल्कुल अदम एतमाद की तहरीक को दुरुस्त करार दिया गया। अब आ जाते हैं कि इसमें जो एक और बात है गैर मुल्की साजिश की, जो बार बार बात की जाती है। अब नाज़रीन, सूरत हाल ये है कि गैर मुल्की साजिश का बयानिया तो पिट गया, वो तो कोई एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं, लेकिन क्योंकि अदम एतमाद की तहरीक कामयाब हुई तो खान साहब को सियासत करने के लिए, सियासी तौर पे कोई चूरन बेचना था, कोई अपना एक नैरेटिव बनाना था, बयानिया बनाना था, तो फिर ये गैर मुल्की साजिश का खान साहब ने सियासी चूरन बेचने के लिए बयानिया बनाया है। अब आ जाते हैं अपनी आखिरी खबर की तरफ, कोशिश करेंगे मुख्तसर करें। नाज़रीन, इमरान खान साहब के जो मुशीर एहतसाब थे शहजाद अकबर के बाद मुसद्दक अब्बासी साहब, उन्होंने एक्सप्रेस न्यूज़ पर जावेद चौधरी साहब को एक इंटरव्यू दिया, जिसमें उन्होंने कहा कि मेरा प्लान ये था कि दिसंबर 2022 तक जितने भी मुकदमात हैं, जिसमें शहबाज शरीफ समेत तमाम सियासतदानों के मुकदमात थे, इन तमाम मुकदमात को डिसाइड हो जाना था और इन लोगों को सज़ाएँ हो जानी थी। ये मेरा प्लान था। अगर मेरे प्लान के ऊपर अमल दरामद होता तो दिसंबर 2022 में ये तमाम लोग जेलों में चले जाते। उन्होंने ये भी कहा कि हमने 35 समातों का, जो शहबाज शरीफ के ख़िलाफ़ टीटीज़ का केस है, उसका हमने एस्टीमेट लगाया था कि 35 समातों के अंदर इस केस का फ़ैसला हो जाएगा और शहबाज शरीफ, रमज़ा शहबाज शरीफ जो है वो जेल चले जाएंगे, उन्हें सज़ाएँ हो जाएंगी। अब ये
मुस्तक अब्बासी साहब अपना प्लान बना के बैठे थे और इस केस की जो हमज़ा और शहबाज शरीफ के खिलाफ बनाया गया है उसकी हकीकत नाजरीन चंद रोज़ पहले जो कन्फर्मेशन हुई है ज़मानतों की शहबाज शरीफ और हमज़ा शहबाज शरीफ की, इस केस की हकीकत जज साहब ने अपने तहरीरी फैसले में बयान कर दी है कि अब तक जो FIA है उसकी जानिब से कोई ऐसा शवाई जिससे मनी लॉन्ड्रिंग साबित हो, ऐसा कोई डॉक्यूमेंट्स रिकॉर्ड पे लाया नहीं गया। और जिन ट्रांजैक्शन की बात की जा रही है उन ट्रांजैक्शन के हवाले से जो लोग हैं उनका नाम भी मुकदमे में शामिल नहीं किया गया, उन मशकूक ट्रांजैक्शन से मुतल्लिक शवाहिद भी अदालत के सामने पेश नहीं किए गए। तो इसी बुनियाद के ऊपर हमज़ा और शहबाज शरीफ की ज़मानतों को एक्सेप्ट किया गया और फिर जो उन्होंने कहा कि हम इनको जेलों में भेजेंगे, तो ये इमरान खान साहब कहते थे। इमरान खान साहब का दरअसल ये प्लान था और इसी बात को रीआइट्रेट किया गया खुरम दस्तगीर की तरफ से कि इमरान खान साहब का फासिद प्लान था और वो हमें जेलों में भेजना चाहते थे। किस तरीके से भेजना चाहते थे तो वो तरीका भी आपको पता है कि माजी में क्या होता रहा। जज अरशद मलिक का स्टेटमेंट आपके सामने है। जज मोहम्मद बशीर की अदालत से कौन निकला था, उसको किसने फॉलो किया था, किसने उनका वीडियो बयान रिकॉर्ड किया था, ये सारी चीज़ें रिकॉर्ड पे मौजूद हैं कि सज़ाएं किस तरीके से हुई थी। तो बहरहाल आपसे इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह ताला हम सब का हामी नासिर हो। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।